हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी एकेडमी। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट टर्न पे अपना सेंस ऑर्गन का चैप्टर फिनिश कर चुके थे। तो चलिए आज मूव करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस है क्या, और हम अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ने की वजह क्या है। देखिएगा, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस आपकी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच प्लांट सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल प्रोड्यूस्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी जो प्लांट है वो अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड लिटरल मीनिंग देखना चाहें तो देखिएगा, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना या फॉर्मेशन करना। तो ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ या फिर प्लांट्स will synthesize या form their food in the presence of light, that process is called as what? Photosynthesis। ठीक है, और इनका जो फूड फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ये एक आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसके हेल्प से फूड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में होगा वो होगा क्या? ग्लूकोज। ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये जो लाइट एनर्जी है, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि आपके एनवायरमेंट में, आप देखिए एक बात सोच के देखिए कि आप कंटिन्यूअसली इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, कुछ एनएरोबिक करते हैं, ठीक है, बाकी का जो छोड़ा हुआ था वो सब कैसा करते हैं? एनएरोबिक करते हैं। तो उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, लेकिन हम जो हैं, हमें तो ऑक्सीजन की नीड है ना। सारे के सारे आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अच्छा यहां से मुझे ध्यान आया, हो सकता है आप ये बोलें कि मैम कितने एरोबिक कितने एनारोबिक, कैसे आपने बोला कि सारे जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर सबको रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती? तो क्या आप ये बात जानते हैं कि आपका रिस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, रिस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड द अदर वन इज एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन मींस कि ऐसा रिस्पिरेशन जहां पे आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम लोग, ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, और एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रिस्पिरेशन जहां पे आपकी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, वहां एनर्जी तो फॉर्म होगी, आपको लगेगा ना भाई कि हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, अब जो एनएरोबिक हैं, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्या उनमें एनर्जी नहीं फॉर्म होती? बिल्कुल होती है, लेकिन वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है, और वो एनर्जी जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसका अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, अब सोचिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब क्या कर रहे हैं? रिस्पिरेशन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जब सब रिस्पिरेशन कर रहे हैं, सब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो सोचोगे कि क्या इस एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब आपके गैसेस का बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होता क्या? नहीं होता। उसकी वजह है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म ने यूज की है, वो ऑक्सीजन जो है रिप्लेनिश कर दी जाती है
जो आपका फोटोसिंथेसिस से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है दो एस्पेक्ट के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है? पहला, सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट से। अब कह देंगे मैम जो लॉयन है, जो शेर है, वो तो घास नहीं खाता, तो कैसे प्लांट पे डिपेंडेंट है? भाई वो जिसे खाता है, मतलब जो लॉयन होता है, लॉयन किसे कंज्यूम करता है? डियर को कंज्यूम करता है, ईट्स डियर। ठीक है, अब भाई ये मत कर देना, ठीक है, ये मत कर देना। डियर को कंज्यूम करता है, और डियर किसे कंज्यूम करता है? डियर ईट्स व्हाट? ग्रासेस, या फिर कह सकते हो प्लांट्स। तो ये डियर जब इस पे डिपेंडेंट है और लॉयन जब डियर पे डिपेंडेंट है, तो लॉयन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे हुआ? इस ग्रासेस पे या फिर प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स के लिए फोटोसिंथेसिस जो है उसी के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक, दूसरा क्या? दूसरा है आपका ऑक्सीजन टू ब्रीथ ओनली बायोलॉजिक oxygen to breathe. This is the only biological process which releases oxygen into the atmosphere। और कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है जिससे कि आपके ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो सके। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस दोनों ही काम करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी कराएगा और ऑक्सीजन को भी रिलीज करवाता है। आई बात समझ? चलिए आगे चलें। आगे चलिए, देखिए अब ये फोटोसिंथेसिस जब होती है तो इसमें सॉरी क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सॉरी, देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है, अभी मत कहना ब्लू प्लांट है भाई, ग्रीन होता है, बट ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। अब क्या क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में होगी, वहां पे स्टार्टिंग कैसे होगी? देखें, ये हमारे सूरज दादा हैं भाई, बहुत खुश हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, ये हम सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये सनलाइट जो होगी वो आएगी इस लीफ के ऊपर, इस लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को। ठीक है, पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे सूरज दादा से जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, एंड यहीं पे होता है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यही जो ऑक्सीजन है यही रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलोगे मैम इक्वेशन में तो दिख रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि वाटर वाली ऑक्सीजन ही रिलीज होती है? क्या ये नहीं हो सकती? नहीं, नहीं हो सकती, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था। ठीक है, रेडियो आइसोटोपिक स्टडी की गई थी, कुछ साइंटिस्ट ने, भाई देखो अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग तरह की चीजों की वो संकल्पना देते हैं और उसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ किया गया था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट वो आपके इस वाटर से होती है, ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू, ये गलत लिखा है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब क्या है भाई, देखो इसको मैं थोड़ा हटा दूं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपने देखा कि जो वाटर है इससे तो ऑक्सीजन रिलीज हो जा रही है, ठीक, तो अब ये किससे बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है तो उसी से क्या बनता है? ये शुगर, और यही क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको 3 इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो याद रखना है, अजीब ही जाएगा। क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल,
conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. और थर्ड स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम इस इक्वेशन में समझ लें. देखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है. ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, इसको एकदम याद कर लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 12 वाटर मॉलिक्यूल, सन एनर्जी आ रही है, यहाँ पे क्लोरोफिल है. ठीक, और क्या है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और मिलते हैं आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज हो जाती है क्या, ऑक्सीजन. ये बैलेंस इक्वेशन को आपको याद करके जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास. ठीक है, चलो देखें. अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये इवेंट्स तो आपने पढ़ लिए, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये सारे के सारे इवेंट जो हैं एक सेम सीक्वेंस में ही हो. ठीक है, अलग अलग समय पे भी हो सकते हैं. कैसे, it is not necessary that all these events of the photosynthesis will take place in the sequence. क्यों, क्योंकि as desert plant take up the carbon dioxide during the night, ये क्या करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रात में अपने स्टोमेटा करके ओपन करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट क्या करेंगे, they take up the carbon dioxide during the night and forms the carbohydrate during the day. जब दिन के समय सन निकल के आएगा उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात में ही स्टोमेटा ओपन करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं. तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि स्टोमेटा ओपन करेंगे, ठीक है, स्टोमेटा ओपन करेंगे डे के टाइम पे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट में दिन जितना गर्म होता है रात वैसे ही ठंडी होती है. डे के टाइम पे अगर आपके आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ज्यादा गर्मी है, स्टोमेटा ओपन हुआ, वाटर तुरंत उड़ने लगेगा. लेकिन अगर रात के समय स्टोमेटा को ओपन करेंगे तो आपके सराउंडिंग क्या है, उसका टेम्परेचर कम है, रातें थोड़ी ठंडी है, तो वाटर का इवेपोरेशन कम होगा या फिर नहीं के बराबर होगा. ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं भाई, क्यों नहीं वाटर उड़ने देते, डेजर्ट प्लांट है, वाटर का रिडक्शन है वहीं पे, ऑलरेडी वाटर की स्कैरसिटी है, बहुत कम है. ये वाटर को कंजर्व करने के लिए उनकी एक टेक्निक है. ठीक है, कि वो स्टोमेटा को दिन में ना ओपन करके रात में ओपन करते हैं. ऐसे स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा which will open during the night. ठीक है, और डे के टाइम पे जो ओपन होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा. ठीक है, खैर ये तो बहुत आगे की चीजें हैं, अभी फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. ठीक, आगे चलते हैं इस पे. अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा सा इसे पढ़ लिया जाए. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट जो होती है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल. देखिए, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल व्हिच दैट कंटेन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल. भाई जरूरी है ये क्लोरोफिल. that captures the sunlight and converts it into the useful energy. पहला इवेंट याद करो, absorption of sunlight via the chlorophyll. दूसरा, conversion of light energy into chemical energy. कर कौन रहा है, chlorophyll. thereby releasing oxygen from the water. और जो सेकेंड इवेंट में splitting of water molecule होता है वो भी आपके इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है. ठीक है, अब देखिए ये एक 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके क्लोरोप्लास्ट का, इसे देख लेते हैं, फिर हम 2D स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे. ठीक, पहले देखिए ये एक लेंस शेप का या ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है. इसमें सबसे ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये देखो अंदर वाली ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, ये लिखा हुआ है. अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. ठीक, अब देखिए इसके अंदर आपको इतना ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसमें आपको क्वाइन के
सैक जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना, ठीक है, ग्रेना बोला जाता है। और अगर हम सिंगल की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। दो आपके ग्रेना मतलब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जिस इस तरह से कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। और ये जो एक सिंगल थैलाकॉइड है, इधर बना दें, ये जो एक सिंगल थैलाकॉइड है, इसके अंदर का जो स्पेस है इसे बोलते हैं क्या, ल्यूमेन। समझ में आया? नहीं आया मत परेशान होइए, आगे चलते हैं 2D स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर 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 कलर, चलो आई टेक द ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। देखिए 2D स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे बाहर वाली आपकी मेम्ब्रेन ये क्या हो गई, आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद सेकेंड वाली मेम्ब्रेन देखो, ये वाली, ये क्या हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आपको इस तरह के कॉइन के सैक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कॉइन के पाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्रेना, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ये दो ग्रेना, एक ये और ये, ठीक है, ये सब आपस में जिस लैमेली से कनेक्टेड होते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। अब ये जो आपको पूरा लिक्विड मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लूइड कंटेंट दिखाई दे रहा है, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, ठीक। ध्यान रखना आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दिस इज सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर या फिर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, मतलब कि इसके फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, उसके आधे प्रोटीन ये खुद से फॉर्म कर सकता है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए इसके पास होना चाहिए एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक जैसे कि एग्जैक्टली आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल या फिर एक बैक्टीरिया के पास होता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक वैसा डीएनए आपके इस सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के पास होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार्च का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल, ये लिखा है, ठीक। अब अगर ये अपना प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या कहलाता है, राइबोसोम। तो डीएनए तो है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो छोटे छोटे आपको ऐसे राइबोसोम्स भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब ये जो आपका एक ग्रेना होता है, ठीक है, एक ग्रेना होता है, इसे अगर आपको हम इधर दिखाते हैं, चलिए इधर दिखाते हैं और हम पेन ले लेते हैं रेड, ठीक है। ये जो ग्रेना होता है ना, ये देखिए क्वाइन के सैक लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइन का सैक जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम एक सिंगल की बात करें, इस सिंगल की हटा दो इसे, ठीक है, चलिए हटा दें। हम अगर इस सिंगल की बात करें तो इसे बोलते हैं थैलाकॉइड, ठीक है, इसे बोला जाता है थैलाकॉइड, राइट। अब इस थैलाकॉइड के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। और जो आप क्लोरोफिल की बात करते हैं ना, जो आप क्लोरोफिल की बात करते हैं, इसी थैलाकॉइड के अंदर ही आपके प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसी थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब देखो रिलेट करिए, क्लोरोफिल कहाँ है, थैलाकॉइड के अंदर, थैलाकॉइड कहाँ है, इस ग्रेना का पार्ट है, ग्रेना कहाँ प्रेजेंट है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हो गया ना भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब आपका क्लोरोफिल के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी चीजें आपको देखनी है। देखिए क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, समझ में आ गया भाई, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, ठीक। दैट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये बता दिया। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी वाया क्लोरोफिल, ठीक।
It is a highly complex substance composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and magnesium. इसको बस इतना जान लीजिए भाई किस किस चीज का बना होता है. आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक यहाँ रिंग होती है, एक इधर टेल ऐसा समथिंग होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है. ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, इतना डिटेल आपको समझना नहीं है. बस इतना समझ लीजिए कि इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या सब्सटेंस होते हैं. कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है एंड मैग्नीशियम होता है. ठीक है, क्लोरोफिल एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स. ये बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. मोस्ट अबंडेंट आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए आपके सभी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ऑलमोस्ट सभी. ठीक, अब देखिए, द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी ऑफ रेड एंड ब्लू वेवलेंथ. तो अगर आपसे कोई पूछे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, किसमें बताओगे? रेड एंड ब्लू रीजन में. ठीक है, रेड और ब्लू रीजन की वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है. वेयर एज द ग्रीन लाइट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड. क्यों ग्रीन कलर का दिखता है? क्योंकि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, रिफ्लेक्ट हो जाता है. एंड इज रिफ्लेक्टेड, thus the leaves appear green. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपको उस कलर का क्यों दिखाई देता है? ये बोर्ड है व्हाइट कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? ये साइड में ये ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसने, इस ऑब्जेक्ट ने सारी लाइट को एब्जॉर्ब किया है और रिफ्लेक्ट किसे किया है? इसने व्हाइट को, इसने ब्लैक. इसीलिए हमें वो ऑब्जेक्ट उस कलर का दिखाई देता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी में. अब नेक्स्ट है आपका यही क्लोरोफिल ही क्या करेगा? दे एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इसीलिए आपको बता दिया कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे होती है. ठीक है, देखिए, क्लोरोफिल इज हाईली सेंसिटिव टू लाइट. टू मच लाइट में डिस्ट्रॉय इट. ध्यान रखना, क्लोरोफिल जो होता है ऐसा नहीं कि जितनी भी लाइट मिलेगी सब एब्जॉर्ब कर लेगा. पिज्जा पसंद है, ठीक है, लेकिन पिज्जा खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, पेट फट जाएगा. ठीक है, ये चीज नहीं होती कि कोई चीज आपको पसंद है तो उसको एक्सेस में ही ले लो. अति हर चीज की बुरी होती है. ठीक है, तो यहाँ जो क्लोरोफिल भी होता है ये भी हाईली सेंसिटिव होता है लाइट को. बहुत ज्यादा अगर लाइट होती है तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है आपके इस क्लोरोफिल. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड. The concentration of the carbon dioxide outside the leaf is higher than the inside the leaf. ये एक प्लांट है. ठीक है, इनसाइड द लीफ क्या है? CO2 कंटेंट कम है. आउटसाइड क्या है? CO2 कंटेंट ज्यादा है. सीधी सी बात है भाई, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा तो बहुत ऑब्वियस है. ठीक है, thus CO2 diffuses into the leaf through stomata down the concentration gradient. ये तो समझ रहे हैं ना भाई, diffusion down the concentration gradient. The opening and closing of the stomata is regulated by the guard cell. यहाँ पे लीफ में डायरेक्टली नहीं छेद करके एंटर कर जाते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है which is called as stomata. उस स्टोमेटा के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में होता है. ठीक है, चलिए आगे देखें इसी में क्या है. अब स्टोमेटा के बारे में देखिए. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट. देखो, ये आपका गार्ड सेल है. ठीक है, हम दो तरह से बना दे रहे हैं. ये आपका स्टोमेटा है कब? ओपन कंडीशन में. ये स्टोमेटा है कब? क्लोज्ड कंडीशन में. ठीक है, जब क्या होता है इस गार्ड सेल के अंदर वाटर इन करता है तो ये फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या होता है? ये पोर ओपन हो जाता है. ठीक है, जब यहाँ से वाटर आउट मूव होता है, बाहर की तरफ जाता है, तो बिल्कुल फ्लासिड हो जाती है और ये पोर जो है वो क्लोज हो जाता है. तो वाटर का मूवमेंट ही है वो चीज जो रेगुलेट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड
क्लोजिंग को, ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज गार्ड सेल। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, गार्ड सेल है। These guard cell have a unique structure, एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है उनका, क्या, thick inner wall. The inner wall facing the stomatal opening is thicker and more rigid compared to the outer wall. देखो यहीं पे, अच्छा चलिए अगले डायग्राम में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, ये जो स्टोमेटा ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो वॉल है, ये जो पोर की साइड वाली वॉल है, ये ज्यादा थिक होती है, ज्यादा रिजिड होती है एज कंपेयर टू द आउटर वॉल, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टोमेटा के पास बहुत स्पेशल फीचर होता है, क्या, इनर वॉल, स्टोमेटल पोर के साइज की वॉल बहुत थिक होती है, आउटर वॉल बहुत थिन होती है। इनर वॉल बहुत थिक होती है, आउटर वॉल इसके कंपैरिजन में थिन होती है। आगे इसी में देखिए क्यों होती है। Thin outer wall. The outer wall opposite to the opening is thinner and more flexible. Outer wall thin होती है और more flexible होती है। Cytoplasm of guard cell contains chloroplast. ये देखिए यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन कलर के ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी देखिए आप देखेंगे अगल बगल ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, these are called as a subsidiary cells. इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं देता, जबकि गार्ड सेल ही जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आप पढ़ रहे थे फैक्टर्स जो होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या पढ़ा आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट वो है क्या, वाटर। Water is absorbed by the roots, travel up through the stem. ये आपका प्लांट है, ये इसकी रूट है, ठीक है। ये तो पूरा सॉइल में है, यहाँ पे आपका वाटर है। जो सॉइल जो रूट होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, किससे, स्टेम के थ्रू, ठीक है। एंड रीचेस टू द लीव्स, यहाँ लीफ पे आ जाएगा, वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेसोफिल टिश्यू। इस लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में जो पूरा का पूरा टिश्यू होता है उसको बोलते हैं क्या, मेसोफिल टिश्यू। और ये पूरा भाई क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होनी है तो लीफ में ही सारा का सारा आपका मेसोफिल टिश्यू में वाटर चला जाता है। नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट आपका, सनलाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या, ओनली 1% ऑफ द टोटल सनलाइट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, एक रेंज होता है PAR, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, वो भी 100% नहीं करती। सिर्फ 2 to 10% light of this wavelength is absorbed by the plants for the process of photosynthesis. बाकी सब रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। तो ओनली 1% इसलिए बोला क्योंकि टोटल सनलाइट का 1%। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका 2 to 10%, बट टोटल सनलाइट का ओनली 1% ऑफ द टोटल सनलाइट is actually required for the photosynthesis, ठीक है। आगे देखिए कुछ और रॉ मटेरियल है, ये मेन 4 चीजें तो आपने देख ली, क्या क्या, क्लोरोप्लास्ट देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, वाटर देख लिया और सनलाइट देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। भाई नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक। नेक्स्ट है सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट है उसकी बहुत ही बेसिक से रिक्वायरमेंट है कि उसे नाइट्रोजन चाहिए, ठीक।
लेकिन कहीं कहीं पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और उन्हें जिस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए उस फॉर्म में नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया आते हैं, हाथ मिला लेते हैं, हेलो हेलो प्लांट कैसे हो। हम एक काम करेंगे, बैक्टीरिया कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, उसे हम फिक्स कर देंगे, मतलब कि उस फॉर्म में लेके आएंगे जिस फॉर्म में वो प्लांट उसे यूज कर सके। इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये कुछ और रॉ मटेरियल्स हैं जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरी मैकेनिज्म बताएंगे, कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ स्प्लिटिंग होती है, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी चीजें बनती है, ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।